नमस्ते, मैं मोनालिसा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डिस्कस करेंगे एंड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के ऊपर मेरा वीडियो आ चुका है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। दैट मीन्स बोल रहा है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन का कंटेक्स्ट में ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमें पता है कि जो एमसीक्यू होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें 4 ऑप्शंस रहता है, उनमें से हमें टिक करना पड़ता है, फिर क्लिक करना पड़ता है सही आंसर को। दैट मीन्स एमसीक्यू इज द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 में गिवन है कि एमसीक्यू जो है वो सब्जेक्टिव है। तो इसी के वजह से हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये दोनों ही गलत हो रहा है, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि दे आर दैट मीन्स कि मल्टीपल चॉइस टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट मीन्स एमसीक्यू जो है दीज आर लेस ऑब्जेक्टिव देन एसे टाइप क्वेश्चंस। हमें पता है कि जो एसे टाइप क्वेश्चंस रहता है जहाँ पे हमें लिखने के लिए दिया जाता है वो रहता है हमारा सब्जेक्टिव। वहाँ तो ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, वहाँ पे ऑप्शंस भी नहीं रहता, हमें लिखना पड़ता है, थ्योरी लिखना पड़ता है। दैट मीन्स कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस है वो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एंड एमसीक्यू जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ लेकिन हमारा ऑप्शन बोल रहा है कि एमसीक्यू आर लेस ऑब्जेक्टिव। तो लेस ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो भी गलत हो गया। अभी देखिए ऑप्शन नंबर 1 लिखा है कि दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। दैट मीन्स बोल रहा है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। देखिए जब ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चंस रहता है वहाँ पे हमें 2 ही ऑप्शन रहता है, आइदर ट्रू नहीं तो फॉल्स। लेकिन जो एमसीक्यू रहता है वहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन रहता है, वहाँ से हमें चूज करना पड़ता है। दैट मीन्स एमसीक्यू जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है देन द ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। एमसीक्यू क्वेश्चंस आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो टीचिंग एड के ऊपर आपको हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन केस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये बोल रहा है कि जो टीचिंग एड्स यूज होते हैं तो यूज होने का वजह क्या है या फिर किस लिए यूज होता है। टीचिंग एड का मतलब है जैसे कि हम पढ़ाने के टाइम में मान लीजिए कि हमें बहुत अच्छे से समझाना है या फिर स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम कभी कभी ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं या फिर मैप का इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है काफ़ी टाइम में। तो ये सारा हो गया क्या, टीचिंग एड। जो ऑडियो विजुअल एड्स रहते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट का या फिर लर्नर का जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए यूज होता है, हम उसको बोलते हैं टीचिंग एड। तो जब भी हम टीचिंग एड का यूज करते हैं तो क्या पर्पस रहता है कि इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो होगा आपका कि जो स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरह से समझाना है। तो यहाँ पे जो टीचिंग एड यूज होता है इसके वजह से हमारा स्टूडेंट का अटेंशन भी हमें मिलता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी बढ़ता है एंड स्टूडेंट ज़्यादा एंगेज भी रहता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम को भी रिमूव करता है। लेकिन ये जो सारा चीज़ हुआ, जो स्टूडेंट का अटेंशन हम ड्रॉ किए, स्टूडेंट की तरफ में इंटरेस्ट लाए, इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम को हटा दिए एंड स्टूडेंट को एंगेज रख पाए इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस,
इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है या फिर जो आउटकम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। दैट मीन जो टीचिंग एड यूज होता है वो स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज होता है। स्टूडेंट बहुत अच्छे तरह से समझ पाता है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस लेवल को मैक्सिमाइज करने के लिए हम टीचिंग एड का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको गिवन है असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन एंड रीजन के ऊपर इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको हर साल नेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, आइदर टीचिंग एप्टीट्यूड से या फिर कम्युनिकेशन से आपको देखने को मिलते हैं। तो असर्शन का मतलब है फैक्ट एंड रीजन तो आपको पता है कि ये फैक्ट जो हुआ या फिर जो फैक्ट लिखा गया है ये इसके वजह से हुआ है। दैट मीन्स कहने का मतलब है ये भी एक स्टेटमेंट है, रीजन भी एक स्टेटमेंट है। तो असर्शन मतलब कि फैक्ट है। दैट मीन्स यहाँ जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्यों हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट के वजह से हुआ। ऐसे हमें ध्यान में रखना है। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए कि लिखा है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो लर्निंग का जो परफॉर्मेंस है वो उसको बढ़ा देता है। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हमें ऐसा भी हम बहुत टाइम करते हैं कि हम पढ़ाते पढ़ाते कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कुछ क्विज का ऑर्गेनाइज कर देते हैं या फिर हम कुछ एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो ये जो हम कर रहे हैं तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो कि हम क्विजेस वगैरह पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इस क्या वजह है, क्योंकि हम स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना चाह रहे हैं कि हम तो पढ़ा रहे हैं, आप स्टूडेंट कितना समझ रहे हैं। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि मेरा पढ़ाई के दौरान आप कितना जो है मैं जो नॉलेज देना चाह रही हूँ आप उसको कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, वो चीज़ को मेजर करने के लिए हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। दैट मीन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट कितना समझ रहा है तो उसका परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि क्विज वगैरह पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जितना पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे लिखा है तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का क्यों हुआ, हम लोग क्यों इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि हमें स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को जो है उसको मेजर करना है कि बच्चा कितना समझ पा रहा है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्लास चल रहा है, क्लास के दौरान बच्चा कितना समझ पा रहा है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है तो उसको मेजर करने के लिए हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा है कि ये जो है कि रीजन का मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो एक्सेलरेट करता है परफॉर्मेंस को, क्यों करता है, क्योंकि एज अगेंस्ट द समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लर्निंग का जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सेलरेट करता है, बढ़ा देता है, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ज़्यादा रिलायबल है इन कंपैरिजन टू द समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे देखिए हम रीजन समझ लेते हैं कि समेटिव इवैल्यूएशन का कंपैरिजन में लिखा है कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो ज़्यादा रिलायबल है। तो अभी तो हम पढ़े कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, अभी देख लेते हैं कि समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा कि मैं बोली कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पे समेटिव में बोल रही हूँ कि आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चा फाइनली कितना सीखा उसको हम बोलेंगे समेटिव इवैल्यूएशन। दैट मीन्स कि आप पूरा साल क्लास किए, आप पूरा सेमिस्टर पढ़ लिए, फाइनली आप क्या सीखे, कितना सीख पाए,
कितना मार्क्स आपको आया उसको हम बोलते हैं सम्मेटिव इवैल्यूएशन। दैट मीन्स जो सेमिस्टर एग्जाम्स होता है, एंड टर्म एग्जाम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमें पता चलता है कि बच्चा पूरा सेमेस्टर इतना पढ़ा, तो पढ़ने के बाद फाइनली वो कितना सीखा, उसको कितना मार्क्स आया, कितना ग्रेड आया, तो वो होता है हमारा सम्मेटिव इवैल्यूएशन। तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन एट द एंड होता है, आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, फाइनली बच्चा कितना सीखा वो मेजर होता है थ्रू सम्मेटिव इवैल्यूएशन। तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन जो है ना वो ज़्यादा रिलायबल होता है देन द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। लेकिन यहाँ पे उल्टा बोल रहा है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करता है, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ज़्यादा रिलायबल है देन सम्मेटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि असर्शन तो ट्रू है, लेकिन उसका जो रीजन बोल रहा है, जिसके ये जो स्टेटमेंट हुआ इसका जो कारण बोल रहा है वो गलत है, क्योंकि सम्मेटिव इवैल्यूएशन ज़्यादा रिलायबल है देन द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट 2019 में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ लर्निंग, फीचर्स ऑफ टीचिंग। दैट मीन्स टीचिंग का फीचर जो है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो टीचिंग का फीचर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आता है, इवन पिछले साल ही आया था। तो इसको आप पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा एंड आप सारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट देके आएंगे। तो देखिए कि जब भी हम मान लीजिए कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक अच्छा टीचर तभी बन सकती हूँ अगर कि मैं जो पेपर पढ़ा रही हूँ, मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसमें मुझे इंटरेस्ट हो। दैट मीन्स आई शुड लव द पेपर आई एम टीचिंग हियर। दैट मीन्स मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पेपर को, वो टॉपिक को मुझे अच्छा लगनी चाहिए, मेरे अंदर में इंटरेस्ट होनी चाहिए उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, उस पेपर को पढ़ाने के लिए। दैट मीन्स आई शुड लव द टीचिंग। तो मुझे अगर टीचिंग से प्यार है तभी मेरा जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो पाएगा, मैं एक अच्छा टीचर बन पाऊंगी। एंड स्टूडेंट के भीतर में हमें इंटरेस्ट भी लाना चाहिए। दैट मीन्स हम ऐसे पढ़ाए, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि मैं स्टूडेंट के भीतर में इंटरेस्ट ला पाऊँ, तभी मैं एक अच्छा टीचर बन सकती हूँ। एंड कि मैं अगर स्टूडेंट को जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको बहुत इजीली, बहुत प्लेन वे में, बहुत इजी वे में समझा पा रही हूँ, तो मैं एक अच्छा टीचर हूँ। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक क्लास में या फिर टीचिंग प्रोसेस के जरिए में या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो जितना भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितना भी लर्नर्स होते हैं, सारा लर्नर्स के भीतर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है जैसे कि हमारा 5 उंगली समान नहीं है, सेम चीज़ है कि जितना भी लर्नर्स है, जो भी पढ़ते हैं या फिर स्टूडेंट्स हम पकड़ लेते हैं, स्टूडेंट्स हो गए या फिर लर्नर्स हो गए, तो सारा लर्नर जो है आपस में कोई भी लर्नर एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है। दैट मीन्स हर लर्नर का, हर स्टूडेंट का थिंकिंग कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, सोचने का जो कैपेबिलिटी है, ग्रास्प करने का जो कैपेबिलिटी है, सबका जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है। टीचर स्टूडेंट वाइज, लर्नर वाइज वो वेरी करता है। दैट मीन्स हर स्टूडेंट का, हर लर्नर के भीतर में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है, दैट मीन्स उनका इंटरेस्ट में समानता नहीं रहता है। हर बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है, उनका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो अलग अलग रहता है। कोई बहुत इजीली समझता है, कोई समझाने के बाद समझता है। दैट मीन्स उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसमें भी डिफरेंसेस नज़र में आता है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स को उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझाना चाहिए। अगर इतना कर पा रही हूँ तो मैं एक अच्छा टीचर हूँ। तो इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है टीचिंग का। तो टीचिंग का देखिए, टीचिंग हैज़ वेरियस लेवल। जब भी हम टीचिंग का बात करते हैं, जब भी हम पढ़ाते हैं, टीचिंग होता है वेरियस लेवल में। तो यहाँ पे कितना तरह का लेवल होता है टीचिंग में, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, 2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। आपको कॉलम में गिवन था, आपको वहाँ पे मैच करना था कि मेमोरी लेवल में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है।
तो मेमोरी लेवल में क्या होता है कि हम मेमोराइज करवाते हैं, दैट जो टीचर है वो स्टूडेंट को मेमोराइज करवाएगा, उसको रोट लर्निंग बोलते हैं। मेमोरी लेवल में जो लर्निंग होता है ना उसको हम रोट लर्निंग बोलते हैं, हम रट्टा मारते हैं। दैट मीन्स हम देखे होंगे कि नर्सरी क्लास में हम पोएम्स याद कराते हैं, हम राइम्स याद कराते हैं, हम ABCD याद कराते हैं बच्चे लोग को। दैट मीन्स हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसको रटवा रहे हैं, हम उनको सिखा रहे हैं, उनको याद करवा रहे हैं, हम मेमोराइज करवा रहे हैं उनको। तो मेमोरी लेवल में क्या होता है कि ये हमारा जो है टीचर सेंट्रिक होता है, टीचर ही उसमें मेन रोल प्ले करता है, टीचर ही स्टूडेंट को मेमोराइज करवाता है। यहाँ पे स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है, जो टीचर बोले स्टूडेंट वो ही किए। तो यहाँ पे जो है मेमोरी लेवल वो टीचर सेंट्रिक होता है एंड यहाँ पे रोट लर्निंग दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि रोट लर्निंग जो है कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग में, आपको तभी लिखना है कि ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में है। एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि टीचर यहाँ पे स्टूडेंट को जो सिखाते हैं, जो मेमोराइज करवाते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे उसको अप्लाई करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई करता है। मेमोरी लेवल में खाली मेमोराइज करवा रहे थे, रोट लर्निंग हो रहा था, बच्चा खाली रट रहा था। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा जो भी सीखा टीचर से उसको वो अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे बोथ स्टूडेंट एंड टीचर के ऊपर सेम एम्फासाइज रहता है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या रहता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा क्या करता है कि अपना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अपना जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूटिलाइज करता है। बच्चा यहाँ पे खुद एनालाइज करता है, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, रियल लाइफ का सिचुएशन के साथ अपना जो एनालिसिस है उसको जोड़ता है, रिलेशनशिप फाइंड करता है, बच्चा यहाँ पे खुद एनालाइज करता है। तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट ही मेन रोल प्ले करता है, टीचर होता है खाली स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि टीचिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। टीचिंग जो है वो किसके साथ जुड़ा है, कॉग्निटिव के साथ, हमारा कॉग्निशन के साथ जुड़ा हुआ है, बुद्धि के साथ रिलेटेड है। जहाँ पे टीचिंग की वजह से हमारा रीजनिंग बढ़ता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, तो इसीलिए हमारा टीचिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। दैट मीन्स हमारा दिमाग के साथ, बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। देन नेक्स्ट है कि टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। टीचिंग एक आर्ट भी है एंड साइंस भी है। इसके ऊपर भी हमारा जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, तो बहुत सारा ऑप्शंस गिवन था, आपको वहाँ पे चूज करना था कि कौन सा जो है वो फीचर्स ऑफ टीचिंग है। तो उनमें से एक ऑप्शन था आपका टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। टीचिंग जो है वो बोथ आर्ट भी है, कला भी है एंड एक साइंस भी है। कला मतलब कि हमें क्रिएटिविटी का जरूरत पड़ता है, वहाँ पे बच्चे को समझाने के लिए हम क्रिएटिव होते हैं, बहुत तरह से डाइवर्जेंट वे में उनको सिखाते हैं, डाइवर्जेंट इंस्ट्रक्शंस यूज करके उनको सिखाते हैं सो दैट बच्चा अच्छे से समझ पाए। एंड ये साइंस भी है क्योंकि हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाते हैं, बच्चा को स्किल्स का इम्प्रूवमेंट करते हैं वहाँ पे, इसलिए टीचिंग एक हमारा साइंस भी है। एंड टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट के भीतर में इंटरैक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है। हम जितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे बच्चे उतना अच्छे से समझ पाता है। तो टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट हो गया टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। जो टीचिंग होता है हम सोसाइटी में करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, सो दैट्स व्हाई टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। एंड लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है, पर्सनल प्रोसेस है, क्योंकि हम जाके सीखते हैं, खुद के लिए सीखते हैं। तो टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पिछले साल भी क्वेश्चन आया था कि टीचिंग एंड लर्निंग में क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो टीचिंग है वो लर्निंग के साथ जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स जब भी हम पढ़ाते हैं, जब भी हम टीच करते हैं, दैट मीन्स हम किसी ना किसी को सिखाते हैं, हम लर्न करवाते हैं किसी ना किसी को। लेकिन अगर लर्निंग हो रहा है, दैट मीन्स अगर कोई सीख रहा है, तो जरूर नहीं है कि वहाँ कोई टीचर हो। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा कि जो टीचिंग है दैट इज रिलेटेड टू लर्निंग। दैट मीन्स टीचिंग अगर हम कर रहे हैं, दैट मीन्स हम किसी ना किसी को सिखा रहे हैं। लेकिन अगर लर्निंग हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे टीचिंग हो। दैट मीन्स कि जब हम लर्न करते हैं, हम वहाँ पे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वहाँ पे कोई टीचर है जो कि हमें सिखा रहा है तभी हम लर्न कर रहे हैं। क्योंकि लर्न जो है ना, हम अपना फैमिली से भी कर सकते हैं, हम अपना सोसाइटी में भी कर सकते हैं, हम अपना फ्रेंड सर्कल से भी लर्न कर सकते हैं।
तो लर्निंग के लिए जरूरी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है टीचिंग, बट टीचिंग मस्ट हैव द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। दैट मीन्स टीचिंग जो है, जब भी हम टीचिंग करवाते हैं, पढ़ाते हैं, दैट मीन्स कोई ना कोई लर्न कर रहा है। बट अगर कोई लर्न कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोई टीच कर रहा है, क्योंकि लर्निंग जो होता है ना वो सोसाइटी से भी होता है, पीयर ग्रुप से होता है, फैमिली से भी होता है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सो ये था हमारा फीचर्स ऑफ टीचिंग। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था हमारा नेट 2019 में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव एंड नेचर है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ के आए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। तो टीचिंग में यहाँ पे कुछ सेल नहीं होता है, हम शेयर करते हैं नॉलेज को, हम अपना जो सोच है उसको शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये भी हमारा नहीं होगा। देन देखिए क्या लिखा है कि टीचिंग इज अ सोशल एक्ट एंड लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, जो कि हम यहीं पे पढ़ के आए थे कि टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन सही है। देन लिख रहा है कि टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग whereas learning does not imply teaching, जो कि हम अभी पढ़ के आए थे कि टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। देखिए लास्ट वाला पॉइंट, टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। जब भी हम टीच कराते हैं दैट मीन्स हम किसी ना किसी को पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन अगर कोई सीख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई पढ़ाने के लिए भी है, क्योंकि लर्निंग जो है ना सोसाइटी से भी हो सकता है, पीयर ग्रुप से भी हो सकता है, फैमिली से भी हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। And then teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is like receiving it। तो टीचिंग जो है वो खाली डिलीवरी ऑफ नॉलेज नहीं है, इट इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, रिसीविंग द फीडबैक भी है। क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं ना कि हम स्टूडेंट्स कुछ पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट से भी हम सीखते हैं। फीडबैक एक पॉजिटिव सिंबल जैसा, पॉजिटिव साइन जैसा यूज होता है इनके सब टीचिंग। तो हम जब भी पढ़ाते हैं ऐसा ही बहुत बार होता है कि बच्चा कुछ बोल देता है जो कि हमें नहीं पता रहता है, हम सोचते हैं कि हाँ इस मेथड में अगर हम अप्लाई करेंगे तो भी हम सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। दैट मीन्स हम एक नया प्रोसेस सीखे, कहाँ से, स्टूडेंट से सीखे। तो स्टूडेंट से भी हमें सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे फीडबैक जो है ना, फीडबैक जो है वो एक पॉजिटिव सिंबल जैसा काम करता है। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे लिखा ऑप्शन नंबर ई, टीचिंग इज एन इंटरैक्शन। तो यहाँ पे हम देखे थे कि टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा है कि जो टीचिंग है वो एक इंटरैक्शन है, क्योंकि स्टूडेंट एंड टीचर के भीतर में इंटरैक्शन होता है, एक्टिव एंगेजमेंट होता है इन पर्टिकुलर डोमेन। तो जिसके ऊपर हम टीचिंग करते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर टीचर एंड स्टूडेंट के भीतर कम्युनिकेशन होता है, इंटरैक्शन होता है, तो दोनों एक दूसरे से सीख पाते हैं। दैट मीन्स हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर and C the correct answer and E is the correct answer। that means option number 2 is the right answer। तो ये था कुछ हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर एंड कुछ कॉन्सेप्ट भी हम सीखे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।